तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे नियम संख्या 145 कैसे। ठीक है, 144 तक हमने पढ़ लिया। वैदेशिक सेवा का हमारा ये अध्याय चल रहा है, अध्याय संख्या 13 है। और इसके अंदर हमने वीडियो को जो ये चैप्टर है इसको हमने कई पार्टों में बांट दिया। उसका कारण ये है कि इसके अंदर समझाने वाली चीज़ें ज़्यादा है और इसके अंदर संशोधन भी ज़्यादा हुए हैं। ठीक है गाइज, तो उसी हिसाब से थोड़ा ये स्लो चल रहा होगा, आपको लग रहा होगा, लेकिन ये एक दो दिन में एक दो पार्ट इसके और बन जाएंगे। उसके बाद में ये पूरा होगा और अगले जो दो चैप्टर बचेंगे वो एक एक वीडियो के चैप्टर है। उसके बाद में आपका RSR कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये जो नियम संख्या 145 का है इसमें दे रखा कि वेतन एवं भत्तों आदि का भार, यानी कि वैदेशिक सेवा में अगर कोई कर्मचारी जाता है तो उसके जो वेतन और भत्ते होते हैं उसका भार किसके ऊपर पड़ेगा। ठीक है गाइज, ये हम पढ़ रहे हैं नियम संख्या 145 का। तो इसमें यह बता रखा कि राजस्थान सरकार से अगर किसी कर्मचारी का स्थानांतरण केंद्र सरकार पंजाब, बिहार, मद्रास, मैसूर, मध्य भारत, हैदराबाद, पेप्सू, सौराष्ट्र, ट्रावणकोर, कोचीन, MP इनमें हो जाए या फिर इनमें से मतलब यहाँ का कोई कर्मचारी है, ठीक है, तो उसका अगर ट्रांसफ़र राजस्थान सरकार में हो जाए ना तो वेतन और भत्तों आदि का भार किस पर पड़ेगा। तो वो हम पढ़ रहे हैं नियम संख्या 145 का में। तो अब हमें पता लग जाएगा कि वेतन और भत्तों का भार किस पर पड़ेगा, यानी कि राजस्थान सरकार का कोई कर्मचारी है, ठीक है, और उसका स्थानांतरण कहाँ पर हो गया, इन जगहों पर, ठीक है, और यहाँ का कोई कर्मचारी है उसका ट्रांसफ़र यदि राजस्थान सरकार में हो जाता है तो वेतन एवं भत्तों आदि का भार कैसे पड़ेगा। ठीक है, तो इस दशा में स्थानांतरित जो कर्मचारी है ना उसका जो वेतन है, भत्ते है, पेंशन इत्यादि ना, उनके जो भार होता है ना उनका नियमन कैसे किया जाएगा। राजस्थान सर्विस रूल्स है ना, RSR वॉल्यूम 1, ठीक है, उसका एक परिशिष्ट 13, ठीक है, उसमें वर्णित निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। ठीक है गाइज, तो उसके ये परिशिष्ट 13 है, इसके अनुसार किया जाएगा कि वेतन एवं भत्तों आदि का भार किस प्रकार किसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है गाइज, ये हम पढ़ लिया। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे नियम संख्या 145 है। इसमें क्या बता रखा, इसमें बता रखा है कि देशी राज्यों या फिर इनको बोलते हैं बै श्रेणी के राज्यों, ठीक है, तो इनके अधीन की गई सेवा की पेंशन योग्य सेवा अवधि में गणना किस प्रकार की जाएगी वो हम पढ़ेंगे नियम संख्या 145 ख में। ठीक है गाइज, तो इसमें बता रखा किसी अधिकारी या फिर कर्मचारी द्वारा देशी राज्यों, ठीक है, देशी राज्यों जो सॉरी जो अब बै श्रेणी के राज्यों का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है, या बै श्रेणी के राज्यों के अधीन की गई सेवा केंद्र सरकार के अधीन स्थायी विलीनीकरण के नियमानुसार पेंशन योग्य सेवा में गिनी जाएगी। सॉरी गाइज, तो इसमें बता रखा कि देशी राज्यों को बोलते हैं बै श्रेणी के राज्यों, इनके अधीन की गई सेवा जो सेवा की जाती है, ठीक है, तो इस दशा में पेंशन योग्य सेवा में गणना, पेंशन योग्य जो सेवा अवधि होती है उसकी गणना कैसे की जाएगी। तो इसमें बता रखा कि केंद्र सरकार के अधीन स्थायी विलीनीकरण के नियमानुसार पेंशन योग्य सेवा में गिनी जाएगी। ठीक है गाइज, यानी कि किसी अधिकारी या फिर कर्मचारी द्वारा देशी राज्यों, ठीक है, जो अब बै श्रेणी के राज्यों का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है, या बै श्रेणी के राज्यों के अधीन की गई जो सेवा होती है ना, केंद्र सरकार के अधीन स्थायी विलीनीकरण, केंद्र सरकार के अधीन किसी कर्मचारी को यदि स्थायी रूप से मिला लिया जाए, ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार पे कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर गया हुआ था और उसका स्थायी विलीनीकरण कर दिया गया केंद्र सरकार में, ठीक है, तो उसके नियमानुसार पेंशन योग्य सेवा में ये सेवा अवधि गिनी जाएगी। ठीक है गाइज, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बै श्रेणी के राज्य की सेवा में स्थायी विलीनीकरण के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर यह सुविधा दी जाएगी। ठीक है गाइज, तो ये बता भी दिया कि यह सुविधा कब दी जाएगी। यह सुविधा तब दी जाएगी जब केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है ना उनको बै श्रेणी के राज्य की सेवा में क्या कर लिया जाए, स्थायी विलीनीकरण कर लिया जाए, ठीक है, और उसके पश्चात अगर वो सेवानिवृत्त हो जाए तो यह सुविधा दी जाएगी। ठीक है गाइज, तो इसमें समझाने वाली बात थी वो मैंने समझा दिया, ज़्यादा डीप में आपको ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ चीज़ें क्रैम भी करनी पड़ेगी। ठीक है गाइज, RSR एक ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको डीप में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ चीज़ें क्रैम भी करनी पड़ेगी। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। गाइज, अब हम नियम संख्या 146 की बात करेंगे। इसमें बता रखा कि अंशदान की दर, ठीक है, देखो गाइज, पेंशन अंशदान और एक होता है अवकाश वेतन अंशदान, यानी कि कोई कर्मचारी जब डेपुटेशन पर जाता है, ठीक है, तो उस दशा में क्या होता है कि जो विदेशी नियोजक होता है ना वो पेंशन अंशदान और अवकाश वेतन का अंशदान राजस्थान के राजकोष में जमा कराएगा। तो उसके बारे में ये दे रखा है नियम संख्या 146 में। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि अवकाश वेतन अंशदान क्या होता है और पेंशन अंशदान क्या होता है। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया।
तो इसमें बता रखा कि पेंशन और अवकाश वेतन के लिए भुगतान किए जाने योग्य अंशदान की दर कौन सी होगी, वह होगी जिसे सरकार सामान्य आदेशों के द्वारा निर्धारित करे। यानी कि सरकार निर्धारित करेगी कि भाई साहब हमारा कर्मचारी आपके विभाग में प्रतिनियुक्ति पर गया हुआ है और हम निर्धारित करेंगे, हम तय करेंगे कि आप उसके पेंशन का अंशदान और अवकाश वेतन अंशदान किस रेट से जमा कराओगे, ये हम तय करेंगे। ठीक है गाइज। वैदेशिक विभाग पेंशन अंशदान के रूप में कर्मचारी के पे मैट्रिक लेवल में मूल वेतन और जो डीए है ना उसके योग पर 10% की दर से वित्तीय वर्ष की समाप्ति या फिर प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के एक माह के भीतर जमा कराएगा। ठीक है गाइज। जो वैदेशिक नियोजक होता है ना सॉरी गाइज, जो वैदेशिक नियोजक होता है ना वो जमा कराएगा कर्मचारी का पेंशन अंशदान और अवकाश वेतन अंशदान। ठीक है। तो इसमें यही बता रखा कि वैदेशिक विभाग, इसको वैदेशिक नियोजक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैदेशिक विभाग जो होता है ये पेंशन अंशदान के रूप में जो कर्मचारी है ना उसका पे मैट्रिक्स लेवल के अंदर जो मूल वेतन है और जो डीए है उसका जो योग आएगा ना उसका 10% की दर से वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, या तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जमा करा देगा, या फिर कर्मचारी यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले ही उसकी प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होती है तो प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के एक माह के भीतर जमा करा देगा। ठीक है। यानी कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर या फिर प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के एक माह के भीतर जमा करा देगा। यानी कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति अगर हो रही है तो उसके एक माह के पहले जमा करा देगा, या फिर अगर वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की समाप्ति हो रही है तो प्रतिनियुक्ति की समाप्ति के एक माह के भीतर ये पेंशन अंशदान और अवकाश वेतन अंशदान जमा करा देगा। ठीक है गाइज। ये ऑडिट इंस्ट्रक्शन है, अंक 1 निर्देश है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बता रखा कि प्रतिनियुक्ति सेवा से लौटने के पूर्व नियम 127 ख के अनुसार लिए गए अवकाश एवं कर्मचारी द्वारा लिए गए ज्वाइनिंग टाइम यानी कि कार्यग्रहण काल के समय के लिए जो अवकाश वेतन अंशदान होगा ना उसकी गणना कैसे की जाएगी, अवकाश पर प्रस्थान करने के तुरंत पूर्व प्राप्त किए जा रहे जो वेतन की दर है ना उस पर की जानी चाहिए। ठीक है गाइज। यानी अवकाश वेतन अंशदान गणना कैसे की जाएगी, अवकाश पर प्रस्थान करने के तुरंत पूर्व प्राप्त किया जा रहा है। यानी कि कर्मचारी जिस दिन अवकाश पर जा रहा है उसके जस्ट एक दिन पहले उसको क्या वेतन मिल रहा था तो उसकी दर से जो वेतन मिल रहा था ना उस वेतन की दर से क्या की जाएगी, अवकाश वेतन अंशदान की गणना की जाएगी। ठीक है। और जितना अवकाश वेतन अंशदान आएगा वो विदेशी नियोजक द्वारा जमा करवा दिया जाएगा राजस्थान राजकोष में। ठीक है गाइज। केंद्र या फिर अन्य राज्य सरकारों द्वारा राजस्थान सरकार को उधार दिया गया कर्मचारी अपनी स्वयं की सरकार के अवकाश नियमों से ही शासित होता है। ठीक है गाइज। यानी कि ये अंक 1 निर्देश संख्या 2 ये बता रहा है कि केंद्र सरकार हो या फिर कोई भी राज्य सरकार हो उसके द्वारा यदि राजस्थान सरकार को उधार दिया गया कोई कर्मचारी है, ठीक है, यानी कि राजस्थान सरकार में उसको विपरीत प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया, ठीक है, तो इस दशा में क्या होगा कि अपनी जो कर्मचारी है ना अपनी स्वयं की सरकार ना उसके अवकाश नियमों से ही शासित होता है। यानी कि वो स्वयं की सरकार है ना जिस सरकार से वो आया है, ठीक है, तो उस सरकार में क्या नियम बने हुए हैं उस नियमों के अनुसार ही उसको अवकाश मिलेंगे। ठीक है गाइज। ये भी अंक 1 निर्देश है। इसमें बता सरकार के अधीन सेवा में राज्य सरकार के अधीन सेवा में अस्थायी रूप से राज्य सरकार के अधीन सेवा में अस्थायी रूप से स्थानांतरित जो कर्मचारी होते हैं ना उनको अवकाश स्वीकृति और अवकाश वेतन की प्रक्रिया के संबंध में एजी राजस्थान यानी कि महालेखाकार राजस्थान की सलाह से निम्न निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है। यानी कि राजस्थान सरकार के अधीन सेवा में अस्थायी रूप से किसी कर्मचारी का स्थानांतरण हो चुका है, ठीक है, वो केंद्र सरकार का हो चाहे फिर किसी भी अन्य राज्य सरकार का कर्मचारी हो, ठीक है, उसका अस्थायी रूप से स्थानांतरण राजस्थान सरकार में हो चुका है तो उसको जो अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे, ठीक है, तथा जो अवकाश वेतन की जो प्रक्रिया रहेगी उसके संबंध में जो अपना जो एजी राजस्थान है जो महालेखाकार राजस्थान है उसकी सलाह से निम्न निर्देश जारी किए गए हैं। पढ़ते हैं क्या निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें बता रखा कि ऐसे कर्मचारी द्वारा राज्य सरकार के अधीन अस्थायी सेवा की अवधि में अवकाश के लिए आवेदन करने पर राज्य सरकार के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है गाइज। यानी कि उस कर्मचारी ने अवकाश के लिए यदि आवेदन किया है तो राज्य सरकार का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सीए का मतलब है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि सक्षम प्राधिकारी, उसके द्वारा अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। कैसे किया जाएगा पढ़ते हैं। देखिए जीओ का मतलब है गजेटेड ऑफिसर्स यानी कि राजपत्रित अधिकारी और एनजीओ का मतलब है नॉन गजेटेड ऑफिसर्स यानी कि अराजपत्रित अधिकारी। ठीक है गाइज। तो अवकाश कैसे स्वीकृत किया जाएगा इनको, जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं ना उनको
एजी यानी कि महालेखाकार से अवकाशों की देयता के सत्यापन के बाद ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो महालेखाकार राजस्थान है वो वेरीफाई करेगा उनके अवकाश भाई उनको अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, तो उसके सत्यापन होने के बाद भी उनको अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो इसके हेतु वह निर्धारित आवेदन पत्र अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी के माध्यम से एजी को भेजेगा। ठीक है गाइस, जो कर्मचारी है ना, जो राजपत्रित अधिकारी जिसको अवकाश चाहिए वो क्या करेगा कि निर्धारित आवेदन पत्र अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी है जो उसका अवकाश स्वीकृत करेगा, जो प्राधिकारी, उसके माध्यम से महालेखाकार राजस्थान को भेजेगा। ठीक है, जो अवकाशों के बारे में प्रमाण पत्र अंकित कर उसकी एक प्रति किसको भेजेगा, कर्मचारी को, कौन, एजी राजस्थान, तथा एक प्रति किसको भेजेगा, कार्यालय को भेजेगा जिसमें वो कर्मचारी आया है। ठीक है गाइज, जो ऑडिट अधिकारी होता है उस कर्मचारी को देय अवकाश वेतन की गणना करेगा। ठीक है, यानी कि उसको अवकाश के दौरान अवकाश वेतन कितना मिलेगा उसकी गणना कौन करेगा, ऑडिट अधिकारी। ठीक है, तथा अवकाश प्रमाण पत्र जो होता है वो कर्मचारी को जारी करेगा, कौन जारी करेगा, ऑडिट अधिकारी। ठीक है गाइज, ये हमने पढ़ लिया राजपत्रित अधिकारी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि जो अराजपत्रित अधिकारी होते हैं, जो नॉन गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, उनको अवकाश स्वीकृत किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, सॉरी गाइज, तो इसमें बता रखा कि जो नॉन गजेटेड ऑफिसर्स यानी कि जो अराजपत्रित अधिकारी है उनके संबंध में आवश्यक होने पर अवकाश स्वीकृत प्राधिकारी जो होगा ना वो क्या करेगा, वैदेशिक विभाग से अवकाश नियमों के अनुसार उस कर्मचारी को जो भी देय अवकाश है ना उनका प्रमाण पत्र ले सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो अराजपत्रित अधिकारी है उसको अवकाश स्वीकृत कर सकता है। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। राज्य सरकार में कार्यरत इन अधिकारियों या कर्मचारियों के अवकाश वेतन का भुगतान कैसे किया जाएगा उसकी हम बात कर लेते हैं। यानी कि जो राजपत्रित अधिकारी हमने पढ़ा अभी कि उनका अवकाश कैसे दिया जाएगा, और जो अराजपत्रित अधिकारी होते हैं उनको अवकाश कैसे दिया जाएगा, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार में कार्यरत ये जो गजेटेड ऑफिसर्स है और जो नॉन गजेटेड ऑफिसर्स है, इन अधिकारियों या कर्मचारियों का अवकाश वेतन का भुगतान कैसे किया जाएगा। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं गजेटेड ऑफिसर्स की। ठीक है, यानी कि उनको कैसे अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे नॉन गजेटेड ऑफिसर्स यानी कि अराजपत्रित अधिकारी को। देखिए, जो राजपत्रित अधिकारी होता है उनको कोषागार द्वारा अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा, जबकि जो अराजपत्रित अधिकारी होते हैं उनको संबंधित विभाग द्वारा अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा। संबंधित विभाग का मतलब है कि जहां पर वो पोस्टेड है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है कर्मचारी द्वारा यदि सेवानिवृत्ति पूर्व, ये भी एक अवकाश का प्रकार है जिसका नाम है सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश। ठीक है, यदि इन कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के लिए आवेदन किया जाए ना तो आरएसआर के रूल 89 या फिर इसके समकक्ष जो केंद्र हो चाहे अन्य राज्य सरकार हो जहां से अधिकारी अपने राजस्थान सरकार में आया है अस्थायी रूप से स्थानांतरण होके, ठीक है, तो चाहे वो केंद्र का हो तो केंद्र के अनुसार, अन्य राज्य सरकार का तो अन्य राज्य सरकार के जो नियम है ना उनके अधीन जनहित को देखते हुए उक्त अवकाश अस्वीकृत किया जाना प्रस्तावित हो। कौन सा अवकाश, ये सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश। ठीक है, यानी कि जो राजपत्रित अधिकारी है और जो अराजपत्रित अधिकारी है उन्होंने सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश मांगा। ठीक है, तो उनको यदि जनहित को देखते हुए अस्वीकृत कर दिया जाए ना, अस्वीकृत कर दिया जाए तो संबंधित जो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार से क्या करना पड़ेगा, अनिवार्य रूप से विचार विमर्श करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, अनिवार्य रूप से विचार विमर्श कर लेना चाहिए, यानी कि उनसे सलाह मशविरा करना जरूरी है। यदि केंद्र सरकार या फिर अन्य राज्य सरकार ऐसा करने से मना कर दे तो आवेदित सेवानिवृत्ति पूर्व जो अवकाश है ना, जो कर्मचारी ने इसका आवेदन किया है तो स्वीकृत कर देना चाहिए। ठीक है गाइज, यानी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार मना कर दे कि राजस्थान सरकार को बोले कि हमारा कर्मचारी आपके सरकार में काम कर रहा है, अस्थायी रूप से हमने इसका ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसने सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश मांगा तो आपने हमारे से विचार विमर्श किया तो आप इसको सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश स्वीकृत कर दिया जाएगा। ठीक है, एवं साथ ही उस कर्मचारी को उसी पद पर आरएसआर के प्रावधानों के अनुसार पुनः नियुक्त कर लिया जाएगा। ठीक है गाइज, इस प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए यह निर्णय लिया गया कि वैदेशिक नियोजक ही उनके अधीन प्रतिनियुक्त कर्मचारियों का लीव अकाउंट यानी कि जो अवकाश लेखा होता है वो बनाएगा। साथ ही देय, उस कर्मचारी को जो भी अवकाश देय है और जो बकाया अवकाश है उनका निर्धारण करेगा एवं कर्मचारी के आवेदन करने पर अवकाश स्वीकृत कर देंगे। ठीक है गाइज, तथा कर्मचारी के जो पैतृक विभाग है उसको भी सूचना दे देंगे। ठीक है गाइज, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो ऊपर हमने जो झंझट पड़ी, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसका सरलीकरण करने के लिए, ताकि ज़्यादा माथापची ना हो, तो इसके लिए क्या निर्णय लिया गया, ये निर्णय लिया गया कि जो वैदेशिक नियोजक होता है ना वही क्या करेगा, उनके अधीन प्रतिनियुक्त जो कर्मचारी आएगा ना
उसका लीव अकाउंट यानी कि अवकाश लेखा बना देगा। ठीक है, साथ ही उस कर्मचारी को जो भी देय अवकाश है, उसके खाते में जो जो अवकाश है उसको जो कि दिया जा सकता है, तो उनको हम बोलते हैं देय अवकाश। ठीक है, जो भी कर्मचारी को देय अवकाश है और जो बकाया अवकाश है देय अवकाशों में से, ठीक है, तो उनका निर्धारण भी वही विदेशी नियोजक करेगा, तथा कर्मचारी ने यदि आवेदन किया है तो उसके आवेदन करने पर जो अवकाश स्वीकृत कर देगा, ठीक है, विदेशी नियोजक, तथा कर्मचारी का जो पैतृक विभाग है उसको भी इस संबंध में सूचना जारी कर देगा। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अवकाश अवधि के अवकाश वेतन का भुगतान कैसे किया जाएगा? आरएसआर का रूल 97 है। ठीक है, तो उसके अनुसार वैदेशिक नियोजक को ही करना होगा। तो इस प्रकार सिंप्लीफिकेशन कर दिया, जो हमने सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के जो झंझट पड़ी उसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए इस प्रकार प्रणाली अपना ली गई है। ठीक है गाइज, तो ये चीज़ें कुछ ऐसी है, देखो गाइज आरएसआर में आपको कई सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी जो आप ये सोचोगे कि इसके बारे में तो मैं समझना चाहता हूँ और सर ने ज़्यादा डिटेल में समझाया नहीं। ठीक है गाइज, आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन इसमें देखो कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो समझाने की कम होती है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा डीप में जाना भी सही नहीं है, आप फंस जाओगे बेवजह। तो आप कुछ चीज़ों को क्रेम भी करो और कुछ चीज़ों को समझो। ठीक है, मैं आपको आरएसआर को क्या है कि सिंपल करके आप तक पहुंचा रहा हूं, और आप इस वीडियोज़ की मदद लेके आप आरएसआर को मजबूत बना सके और आपके भी क्या हो कि आरएसआर में पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है गाइज, तो ये जो वीडियो है इसके बाद में अब मैं 1-2 वीडियो और बना के वैदेशिक सेवा का जो अध्याय है, अध्याय संख्या 13, इसको पूरा करेंगे। इसके बाद में एक वीडियो के जो अगले 2 चैप्टर बचे हैं उनको पूरा करने के बाद में हमारी आरएसआर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है गाइज, तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना, चैनल के साथ बने रहें, और कोई परेशानी हो तो ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।